Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू जी। और अब हेडलाइंस के साथ है Arjun Chaudhary. Benchmark domestic indices rise for the third straight session. Sensex gains over 140 points. Nifty reclaims 22,900 level. Government approves the incentive scheme for the promotion of low-value Bheem UPI transactions. Also approves setting up of a new brownfield ammonia urea complex in Assam. And global crude oil prices drop. Brent crude trades at $70.55 per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार तीसरे सत्र तेजी में रहे। सेंसेक्स 140 अंकों से अधिक बढ़ गया। निफ्टी फिर 22,900 के स्तर को पार कर गया। सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को दी स्वीकृति। असम में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने को भी मंजूरी दी। और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट। ब्रेंट क्रूड $70.55 प्रति बैरल पर। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां लगातार तीसरे सत्र तेजी दर्ज करते हुए प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक सामान्य बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 0.2% की तेजी से 148 अंक बढ़कर 75,449 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.32% की तेजी से 73 अंक बढ़कर 22,908 पर दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा। बीएसई में मिड कैप सूचकांक में ने लगभग 2.3% की भारी तेजी दर्ज की और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 2.1% से अधिक की बढ़त में रहा। Benchmark domestic equity indices today ended with modest gains, extending their winning streak for the third straight session. The 30-share index at the BSE rose by 148 points or 0.2% to close at 75,449. The NSE 50 also added 73 points or 0.32% to settle at 22,908. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange displayed strong performance. The mid-cap index advanced almost 2.3% and the small-cap index gained over 2.1%. In the Sensex pack, 17 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Tata Steel rose over 2.5%, Zomato gained over 2.3% and Power Grid increased more than 2.2%. Conversely, among the top laggards, Tech Mahindra dropped 2.4%, TCS as well as ITC both slipped over 1.5% each, and Infosys fell almost 1.4%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 21 sectors ended up. In the top gainers, Realty gained over 2.7%, Industrials rose over 2.5%, and Services added almost 2.5%. Conversely, among the top laggards, Focused IT lost over 1%, Information Technology slipped over 0.8%, and FMCG as well as Tech both fell over 0.4% each. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 3,018 companies advanced, 1,033 companies declined, and 115 companies remained unchanged. At the NSE, 42 companies hit their 52-week high, while 89 companies hit their 52-week low. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में 12 पैसे मजबूत होकर 86 रुपए 43 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख और डॉलर में कमजोरी से रुपए को बल मिला।
उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 103.64 पर था। दीपशिखा जी, आज लगातार तीसरे सत्र हमने तेजी देखी है बाजार में, और कल की 1100 अंकों से अधिक की तेजी के बाद आज हमने लगभग 150 अंकों की तेजी जो देखी है। एक जो उल्लेखनीय चीज है कि ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप और स्मॉल कैप, उसमें 2% से अधिक का उछाल आया है। क्या सारे संकेत बॉटमिंग आउट की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी बॉटमिंग आउट हो गई है भारतीय बाजार में? सोनू जी, भारत को लेकर के अगर आप देखें, और कल हमने देखा कि विदेशी निवेशकों की वापसी हुई। बहुत समय से वो पैसा निकल रहे थे इस बाजार से, लेकिन कल वो वापस आए। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेके, खासतौर से ग्रोथ को लेकर के थोड़ा पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो विश्व में माहौल बन रहा है, ये पूरा जो टैरिफ का मसला है और जो जियो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है बहुत स्टैंड आउट कर रही है, एक सिल्वर लाइनिंग है। तो पीपल आर नाउ बेटिंग ऑन इंडियाज ग्रोथ, और उसका रिफ्लेक्शन जो है हमें बाजार में दिख रहा है कि जो ऐसा लग रहा था, जो एक बहुत ही अनिश्चितता सी थी कि नया प्रशासन आके क्या कर रहा है, और उसको लेके बहुत अनिश्चितता अमेरिका में, वो अभी ऐसा लग रहा है कि भारत जो है उतना उसको डिसएडवांटेज शायद नहीं है। तो उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा नजर आ रहा है बाजार में। सो आपको लगता है कि बाजार को उम्मीद है कि जो आने वाले समय में टैरिफ लगाने की बात हो रही है, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए जो भारतीय सरकार है वो कदम उठाएगी? जैसे कदम उठा रहे हैं, जैसे बातचीत चल रही है, एक ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है, ऐसी आशा है बाजार में, और कि कुछ न कुछ कर लिया जाएगा। जो जिस तरह की जो अंदेशा था शुरुआती दौर में, वो शायद अब वैसा शायद ना हो। भारत जो है एक ट्रेड डील करके, तो हो सकता है भारत का कुछ फायदा ही हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा हो इस ट्रेड डील से। किस तरह का फायदा? कि कुछ कंसेशंस जो हैं भारतीय कुछ सेक्टर्स को मिलेंगे। अगर भारत खोलता भी है कुछ क्षेत्रों में, अगर भारत अपनी कस्टम्स ड्यूटी को कम भी करता है, तो वो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां उन क्षेत्रों की कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा निर्यात नहीं करती हैं, या वहां पर वो ज्यादा आयात नहीं होता है, माफ कीजिएगा, अमेरिका से प्रोडक्ट्स का। तो इसलिए बहुत ज्यादा भारत को नुकसान होने की उम्मीद नहीं है अगर टैरिफ कंसेशंस दिए भी जाते हैं। और अमेरिका से जो कंसेशंस मिलेंगे उसमें भारतीय कंपनियों का फायदा हो सकता है। Deepshika, moving away from the core question in terms of why the markets actually went up today, let's now focus on the sector which went down. Information technology, Nifty IT fell by 1.08% as the story reads. TCS, Tech Mahindra, Infosys fell despite favorable exchange rates, rupee to the dollar. And Nifty Bank actually went up by 388 points today. Of course, we know that HDFC, ICICI Bank have strong weightage in the Sensex. So my question is basically on the large cap stocks. What's happening with IT? What's the guidance for that? And Nifty Bank, will it continue to go up, large cap? So in the IT space, Arjun, if we saw, past few sessions, and there was a growing concern within the tech sector, especially after the new administration came in US, on what the impact would be. Now, as I said, everyone is, taking a sigh of relief. There is expectation. Maybe things may not be as bad. There could be something which could be worked out. So it will be a goods versus services argument? Yes, definitely. It would be a goods versus services argument, because definitely India, has strengths in services, and government, when it works out a trade deal, would like to sort of get something for the services sector. So I think there is this all-round expectation from the trade deal which is being negotiated with the US. Banking large cap?
Banking large cap, I think there was a cloud we saw with regard to one bank, and then RBI came out with a statement sort of reassuring investors. So I think the overall sentiment and with the economy expected to do much better, I think the overall financial sector is looking good per se. दीपशिखा जी, अगर हम मेटल सेक्टर की बात करें, क्योंकि जो टैरिफ्स की जो बात हुई है, सबसे पहले बात एल्यूमिनियम और स्टील पे टैरिफ्स लगाने की बात कही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। सो जो मेटल सेक्टर है उसमें जो हम अभी खासी मजबूती देख रहे हैं, उसके क्या कारण दिखाई देते हैं आपको? उससे कैसे टैकल करेगा भारत? देखिए, आज जो खासतौर से स्टील क्षेत्र में एकदम स्टील की कंपनीज में उछाल देखा गया बाजार में, तो क्योंकि वो आज डीजीटीआर ने सेफगार्ड ड्यूटी का रिकमेंडेशन दिया है, तो भारतीय कंपनियों को भी ये एक एश्योरेंस मिला है कि नहीं, सरकार हमारे टर्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मेजर्स लेगी। तो सेफगार्ड का अभी रिकमेंडेशन है। सेफगार्ड ड्यूटी, अगर हमारे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स बता सकें कि सरल शब्दों में क्या है? देखिए, जब बहुत ज्यादा ऐसी अंदेशा होता है कि बहुत ज्यादा आयात हो जाएगा किसी भी कमोडिटी का या किसी भी गुड का, तो सरकार जो है कुछ समय के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है। अगर कंपनीज जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जाकर के सरकार को बताते हैं कि इससे हमारा बहुत नुकसान होगा, तो जैसा कि हमने देखा है कि जो डीजीटीआर है उसने 200 दिन के लिए 12% ड्यूटी लगाने की बात की है स्टील क्षेत्र के कुछ प्रोडक्ट्स पर, उनके आयात को लेकर के। तो इससे जो है आने वाले जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं वो डोमेस्टिक प्राइसेस और उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे वो स्टील के गुड्स जो यहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं उसका। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन है, एक उनको सुरक्षित रखने के लिए ये उठाया गया कदम है। और आज जो आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत साफ साफ कहा गया है कि जो ये अनिश्चितता पैदा हो रही है पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में बिकॉज ऑफ दी जो अनसर्टेनिटी है, टैरिफ्स, कभी टैरिफ्स लगाए जाते हैं फिर उनको हटा दिया जाता है, पता नहीं होता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या उभर के आएगी। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भारत ने जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो काफी स्ट्रांग आ रही हैं, चाहे वो आईआईपी को लेकर हो, चाहे वो सीपीआई इन्फ्लेशन को लेकर हो जो 7 मंथ लो पे आ गया है 3.6%, या जीडीपी फिगर्स 6.2% जो लेटेस्ट आई हैं। क्या आपको लगता है मैक्रो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स क्या है आने वाले 6-8 महीनों में भारत के? आपको उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? सोनू जी, जैसा मैं शुरुआत में कह रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के बहुत ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, वो बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। हमने देखा है कि इन्फ्लेशन भी जो है वो कम हुआ फरवरी में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जो है वो थोड़ी बढ़ रही है। तो जो कुछ महीनों पहले हमें लग रहा था कि कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है वो गिर रही है और हो सकता है कि ग्रोथ जो है इम्पैक्ट हो जाए, और कुछ समय पहले जो अमेरिका में सरकार बदली, उसके बाद जो विश्व में अनिश्चितता बनी हुई थी कि उसका असर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पे कैसा होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे अगर डोमेस्टिक जो यहाँ के फैक्टर्स आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मजबूत हैं, तो भारत विश्व में एक अलग, कहना चाहिए एक ब्राइट स्पॉट की तरह है खड़ा हुआ। यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो है, ऐसा लगता है ये जो ग्लोबल टैरिफ वॉर है, अगर ये टैरिफ्स जो हैं लगाए जाते हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ भारत के जो निर्यातक हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पे भी लग सकते हैं, तो हमारा उतना नुकसान नहीं होगा शायद। पर हाँ, अगर विश्व में इस तरह का ये टैरिफ वॉर रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, थोड़ा बहुत असर भारतीय अर्थव्यवस्था पे आ सकता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपने दम पर बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। Deepshika, could you give us your comments on the RBI cutting the repo rate in the month of April? We also have the report, the Morgan Stanley report, which is projecting a 25 basis cut by the central bank. Now that inflation, as my co-anchor mentioned, for the month of February is 3.6%, and the report also states that India's ability to control inflation is another reason why they should
eventually become the third largest economy in the world by 2028? Absolutely. If you look at the MPC's minutes last, the statement that came out, some of the members had recommended a 50 BPS. So there is a wide expectation that, it could be sort of brought down, which inflation really sliding. And it is monsoon is expected to be okay. There's a lot of expectation around a good, robust, output from the farm sector. So overall, I think the conditions on inflation look very benign, which definitely sort of strengthen the case. Deepshika, credit to GDP is also expected to grow according to the Morgan Stanley report. Do you see the banking sector taking advantage of that? Of course, lending to the right person is a key factor here. Definitely, because you've seen companies are, at least in some sectors, companies have begun investing. So the credit cycle is expected to turn around. And so there is a strong case for a cut, at least 25 BPS, which will also sort of, encourage people to invest. सो ब्रीफली आपको लगता है ये जो उम्मीद है रेट कट को लेकर, ये भी आने वाले दिनों में पॉलिसी तक बाजार को बल देती रहेगी और हम तेजी की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल. देखिए, बाजार का जो एक्सपेक्टेशन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, वो तो रहेगा ही, लेकिन वैश्विक तौर पर भी, जैसे आज फेड का मीटिंग है, अमेरिका में क्या करता है उनका सेंट्रल बैंक, उसका भी असर बाजार पर रहेगा. लेकिन ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के बाजार में ये पॉजिटिव माहौल जो है वो उम्मीद की जाती है कि वो रहे. अब लेते हैं अगली बड़ी खबर. सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आज एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी. योजना 1,500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से कार्यान्वित की जाएगी. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने असम के नाम रूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश में घरेलू यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ये यूरिया की बढ़ती मांग को पूरा करेगी. श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि इस योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी. सो काफी महत्वपूर्ण अलग अलग क्षेत्रों के आज फैसले लिए गए हैं. अगर हम इस भीम यूपीआई वाला जो फैसला है उसकी बात करें, इससे कितना सुगम होगा व्यापार, खासकर छोटे व्यापारियों के लिए और छोटे खरीदारों के लिए? सोनू जी, हमने देखा है कि जब कोविड आया था तो किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस का महत्व बहुत बढ़ गया था. और अब तो हर जगह आप जाएंगे तो छोटा सब्जी वाला भी या कुछ भी आप खुदरा भी ऐसे खरीदते हैं तो वो आजकल प्रेफर करता है यूपीआई लेना. लेकिन उनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उस पर जो बैंक एक चार्ज लगाते हैं, उस चार्ज को अगर लगाया जाए तो वो उनके लिए भी मुनाफे में नहीं रहेगा और जो कंज्यूमर है उसको भी नुकसान, मतलब उसके लिए भी फायदा नहीं होगा. तो सरकार ये योजना लाई थी कि सरकार जो है 2,000 तक के जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर ये चार्ज नहीं लगाएगा, बैंक्स चार्ज नहीं लगाएंगे. तो यही योजना है. इस योजना को इस साल के लिए मंजूरी मिली है और ऐसा मंत्री जी ने कहा है कि आगे भी ये योजना रहेगी. तो छोटे छोटे जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उनके लिए, उनका पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए देश में ये बहुत आगे उसको बढ़ाएगा. In more news, SEBI has partnered with DigiLocker to address the issue of unclaimed financial assets.
This initiative enables investors to store and access information on their demat and mutual fund holdings through DigiLocker, a key digital public infrastructure benefiting investors and their families. Through this initiative, SEBI and DigiLocker are committed to enhancing investor protection. By facilitating seamless access to financial records, this mechanism helps minimize unclaimed assets and ensures the identification of assets that might otherwise remain unnoticed. The key highlights of the initiative are the access to securities holdings, nomination facility for seamless access, automated notification to nominees, and a role of KYC registration agencies. उधर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत एआई मिशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री वैष्णव ने नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात के बाद ये बात कही। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने अच्छी फसलों, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा और जलवायु के लिए एआई समाधानों पर जोर दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के संस्थापक बिल गेट्स के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने तथा प्रभावशाली पहलों को आगे बढ़ाने में फाउंडेशन के बहुमूल्य सहयोग को स्वीकार किया। बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां की उत्पादकता बढ़े, जैसे हमने पहले भी पढ़ा गोकुल, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, और ये जो एक फ्रेश जो एक बिल एंड मेलिंडा गेट्स के साथ हो रहा है करार, ये कितना जरूरी है कि पूरा समर्थन दिया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर को और एआई के द्वारा भी। देखिए सोनू जी, कृषि क्षेत्र का हमारे देश में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। और कृषि क्षेत्र जो है हमारे यहाँ बारिश के ऊपर, मानसून के ऊपर, जो सीजनल होता है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इरिगेशन के जो माध्यम है और खासतौर से छोटे किसानों के पास वो नहीं है। तो हर तरह का जो सपोर्ट है टेक्नोलॉजी से, हमने देखा है कि सरकार की तरफ से क्वालिटी सीड्स जो है, बीज जो है, या फिर हम फर्टिलाइजर सब्सिडी भी देते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी इंटरवेंशंस किए जाए, सॉइल कार्ड्स बनाए गए हैं। तो कृषि क्षेत्र में उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्पादकता से हमारे को ये भी है कि कंज्यूमर्स के लिए अगर उत्पादन ठीक होगा तभी महंगाई कम हो पाएगी, उनके तक पहुंच पाएगा। तो ये सारे प्रयास जो है इसी दिशा में किए जा रहे हैं। In more news, Minister of External Affairs Dr. S. Jaishankar today addressed the growing convergence of national security and business decisions at the Raisina Dialogue 2025 in New Delhi. Highlighting the shift in global economic strategies, Dr. Jaishankar said that the world today makes business decisions factoring in national security in a way they did not before. He also underlined that how countries now prioritize secure and reliable partnerships over cost effectiveness alone. Discussing India's trade negotiations, Dr. Jaishankar said that India is involved in 3 big trade negotiations with the EU, UK and the US right now. He added that these are growth markets, technology and strategic partners of India. और अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.5% से अधिक बढ़ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.3% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.12% बढ़कर बंद हुआ। लेकिन जापान का निक्केई सूचकांक 0.25% गिर गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। इस बीच बैंक ऑफ जापान ने आज सर्वसम्मति से अपनी ब्याज दर को 0.5% पर ज्यों का त्यों बनाए रखने का फैसला लिया। उनका कहना था कि अमेरिका द्वारा आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाने की संभावना से जापान की निर्यात पर केंद्रित अर्थव्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे वे कुछ समय देखना चाहते हैं। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां रुख मिला जुला था। दिन के कारोबार में आखिरी समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.4% से अधिक की गिरावट थी और लंदन का फुट्सी 0.2% से अधिक गिर गया था। हालांकि फ्रांस के कैक में
0.3% से अधिक की बढ़त थी। Moving on to the US stock market. US stocks fell yesterday to snap a two-day winning streak as investors exercised caution ahead of a monetary policy decision from the Fed Reserve while gauging the potential impact of President Donald Trump's tariff policies. The Nasdaq Composite dropped over 1.7%, S&P 500 fell over 1%, and the Dow Jones Industrial Average slipped over 0.6%. The Fed will release its latest policy statement tonight, along with updated summary of economic projections. Deepshika, I would like to compare Bank of Japan leaving their key policy rate unchanged at 0.5% only. A Fed Reserve right now is at 4.25 to 4.5%. That's a key policy rate. What is the expected rate cut? Will there be an expected rate cut? And they also have their views in terms of how the US economy is going to be like in the coming days. What's your view? Arjun, the wider expectation is that there may not be any change now. Fed may hold rates. But I think what markets are expecting from tonight's statement is more of commentary on US tariffs, on which way is US economy headed. Because these tariffs would obviously be inflationary for the US economy and also further slow down the growth. There would also be the impact of what's happening globally. So definitely Fed is likely to, give some commentary, give its projection in view of these tariffs, which are being keenly awaited by the markets. What about employment there? Employment, yes. Already there are job cuts being announced there. Exactly. So these tariffs are, it's a no-win game. वेरी ब्रीफली आरबीआई की पॉलिसी जो आने वाली है अगले महीने, उस पर डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा या आपको लगता है हम डीकपल हो चुके हैं? देखिए, आरबीआई शुरू से ये मानता है कि हम जो है डेटा ड्रिवन है. हमारे देश में क्या हो रहा है वो डोमिनेट करता है हमारे देश का डेटा. तो अगर महंगाई दर कम होती हुई लग रही है आरबीआई को, तो आरबीआई वो निर्णय लेगा. उसके अलावा आरबीआई नजर जरूर रखता है. देखिए, हर सेंट्रल बैंक जो है विश्व का, वो एक आज कोऑर्डिनेटेड व्यू लेकर के ही फैसला करता है. लेकिन ज्यादातर ये डेटा जो हमारे देश का आ रहा है वो डोमिनेट करता है निर्णय में. Moving on to the crude oil market, oil prices inched down today after Russian President Vladimir Putin agreed to US President Donald Trump's proposal to temporarily halt attacks on energy and infrastructure targets in Ukraine. Brent crude was trading flat at $70.55 per barrel. WTI crude was also trading nearly flat at $66.85 per barrel when reports last came in. Your view on the oil market briefly, with geopolitics, potential deal with Ukraine to halt the war, and of course a US dollar index which is sub 104. You feel that maybe that's also affecting the price of crude oil right now? See, in terms of crude, especially with the US trying to get Ukraine and Russia to end this conflict, so there are overtures on, ending this conflict. That would definitely have a salutary impact on the crude prices. Plus, US itself is saying that we need to increase production of crude. If you remember, he said, President Trump initially said, drill, baby, drill. So definitely there is a focus on enhancing production, which will cool down the prices going forward. उधर सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.07% गिरकर 89,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.75% गिरकर 1,0730 रुपए प्रति किलो पर थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.02% गिरकर 88,712 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं मई में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.6% गिरकर 1,0658 रुपए प्रति किलो पर था. 1 लाख को पार कर गई है चांदी. आपको लगता है ये नर्वसनेस का निशान है? बिल्कुल. देखिए, जो एक माहौल बन गया है, वो जियो इकोनॉमिक जो टेंशन्स चल रहे हैं, उसका असर इन सब मेटल कमोडिटीज में दिख रहा है. और सेंट्रल बैंक्स तो खरीदारी कर ही रहे हैं इन प्रेशियस मेटल की, खासतौर से सोने की. समय समाप्त हो रहा है. चर्चा को भी यही समाप्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए. धन्यवाद जी.
And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise for a third straight session. Sensex gains over 140 points. Nifty reclaims the 22,900 level. Government approves incentive schemes for promotion of low-value Bheem UPI transactions. Also approves setting up of new brownfield ammonia urea complex in Assam. And global crude oil prices drop. Brent crude trades at $70.55 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market